गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट हमारी ये बुक है जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, बाल विकास कहते हैं, शॉर्ट में सीडी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाइक दैट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें चाइल्ड उसकी मदर के तहत हमें अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कई सिद्धांत होते हैं। तो सिद्धांतों को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक अधिगम का सिद्धांत होता है, एक डेवलपमेंट का सिद्धांत होता है। मीन से बालक के विकास का सिद्धांत होता है और बालक के अधिगम का सिद्धांत होता है। तो इस तरीके से सिद्धांत आज हम लोग का जो सिद्धांत यहाँ पर मिलता है, सीडी में जो सिद्धांत आपको मिलेंगे, दो तरीके का सिद्धांत मिलता है सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के तहत हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो एक सिद्धांत हमारा होता है जो है बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत मिलेगा। और दूसरा हमें मिलता है अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है वो आज की क्लास हमारी बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित है। लाइक दैट हम लोग देखेंगे बाल विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर आइए एट फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि बाल का अर्थ क्या होता है और इसके बाद विकास का क्या अर्थ होता है। तो बाल और विकास को हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है बालक के विकास के सिद्धांत को देखते हैं कि कौन कौन से बालक के विकास संबंधी सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों का अर्थ क्या है, जो है मीन्स हम कहेंगे उपयोग क्या है और उसका हम लोग कहेंगे कि दैनिक जीवन में उसका महत्व क्या है। तो इस तरीके से हम लोग सिद्धांतों का अर्थ भी देखेंगे, उसका हम लोग उपयोग भी देखेंगे और महत्व भी देखेंगे। तो यहाँ पर लाइक दैट अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाल का क्या अर्थ होता है और डेवलपमेंट से कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके तहत आइए हम लोग देखते हैं बाल। लाइक दैट बाल का अर्थ क्या होता है। बाल हम लोग कहेंगे बाल का अर्थ, बाल का अर्थ क्या होता है इसे हम लोग को देखना है। जो है हम लोग को मालूम होना चाहिए बाल मीन्स बालक और बालिका होता है, बाल का अर्थ बालक और बालिका होता है। हम लोग क्या कहेंगे इसका अर्थ, हम लोग कहेंगे बालक, बालक एवं बालिका होता है, एवं बालिका, बालक एवं बालिका, बालक एवं बालिका होता है, होता है। अब यहाँ पे देखिए बालक किसे कहेंगे, बालक किसे कहा जाता है और बालिका किसे कहा जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि बालक किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए बालक का अर्थ हम लोग कहेंगे, बालक का अर्थ, बालक का अर्थ देखते हैं और हम लोग जो है फिर बालिका का भी अर्थ देखते हैं, बालिका का अर्थ, बालिका का अर्थ। अब हमें बॉयज और गर्ल का हमें अर्थ देखना, मीन्स देखना है जो है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि गर्भाधान से लेकर के लाइक दैट प्रेगनेंसी से लेकर के हम लोग कहेंगे 21 वर्ष की अवस्था मीन्स हमारा बालक कहलाता है। जो है हम लोग कहेंगे गर्भाधान, गर्भाधान से लेकर, से लेकर, लेकर 21 वर्ष, 21 वर्ष की अवस्था, की अवस्था, 21 वर्ष की अवस्था बालक कहलाती है, बालक कहलाती है, बालक कहलाती है। तो आपने देख लिया कि बालक किसे कहते हैं, बालक का अर्थ क्या है, गर्भाधान से लेकर के 21 वर्ष 21 ईयर्स की अवस्था हमारी बालक कहलाती है। लाइक दैट बालिका के तहत हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए गर्भाधान से लेकर के, गर्भाधान, गर्भाधान से लेकर, लेकर 18 वर्ष की अवस्था, 18 वर्ष की अवस्था, की अवस्था, 18 वर्ष की अवस्था बालिका कहलाती है, बालिका कहलाती है, कहलाती है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि बालक और बालिका का अर्थ क्या हुआ।
तो हम लोग कहेंगे जब हमारा बाल विकास की बात आएगी तो हम कहेंगे बालक और बालिका का विकास, दोनों का हमें डेवलपमेंट देखना है। मीन्स बाल विकास में बालक का भी विकास देखना है और बालिका का भी विकास देखना है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि डेवलपमेंट से क्या होता है, डेवलपमेंट से क्या कैसे देखा जाता है, कितने प्रकार का होता है हमारा। तो देखिए विकास की बातें जब हमारी आती है, विकास विकास अब देखिए जब हमारा विकास की बातें आती है तो हम लोग कहते हैं कि विकास जो है हमारा एक रूप में नहीं होता, कई रूपों में हमारा विकास होता है। लाइक दैट हम लोग कहते हैं कुल विकास के 4 प्रकार होते हैं। विकास के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग कहेंगे विकास के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। लाइक दैट जो चारों का नाम देखते हैं हम लोग जो है, 4 कौन कौन से हमारे विकास हैं इसके तहत। आइए विकास 4 प्रकार का होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये 4 प्रकार हमारा कौन सा होता है। तो हम लोग पहला कहेंगे शारीरिक विकास, शारीरिक शारीरिक विकास। देखिए ये हमारा शारीरिक विकास। दूसरा हम कहेंगे मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास। और तीसरा हम लोग कहेंगे क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। और चौथा हमारा होगा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। ये हमारे 4 डेवलपमेंट से जो है बालक का शरीर कैसे बढ़ता है, माह के अनुसार, सप्ताह के अनुसार। हम लोग कहेंगे कि उसका मानसिक विकास कैसे होता है, फिर हम कहेंगे क्रियात्मक विकास, चलना, बोलना, सुनना, ये सभी उसके क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। और सामाजिक नियमों को, कानूनों को सीखना हमारा आएगा सामाजिक विकास के तहत। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर देखते हैं कि देखिए जो सामाजिक विकास है, इस विकास से हमारा जुड़ा होता है नैतिक विकास। सामाजिक विकास से हमारा जुड़ा होता है नैतिक विकास, नैतिक विकास। नैतिक विकास हमारा सामाजिक विकास से जुड़ा होता है। जबकि मानसिक विकास से देखिए, मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास से देखिए हमारा क्या जुड़ा होगा। हम लोग कहेंगे मानसिक विकास से हमारा संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक, संवेगात्मक विकास, ये मानसिक विकास का रूप होता है। दूसरा हम लोग कहेंगे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। और हम कहेंगे कि एक हमारा आएगा क्रियात्मक विकास। देखिए क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। इस क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हमें मिलेगा भाषा विकास, भाषा विकास। अब इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमें, ये विकास के प्रोसेस में हमें क्या मिला। विकास 4 प्रकार का होता है, लाइक दैट, जिसे हम लोग शारीरिक विकास कहेंगे, मानसिक विकास कहेंगे, इसके बाद क्रियात्मक विकास कहेंगे, फिर हम लोग कहेंगे सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास के अंतर्गत हमारा नैतिक विकास आता है, जबकि हम मानसिक विकास के तहत कहेंगे कि हमारा संवेगात्मक विकास आएगा और संज्ञानात्मक विकास आएगा। इसके बाद हम कहेंगे क्रियात्मक विकास होगा, जिसे हम लोग जो है भाषा विकास या स्पीच डेवलपमेंट, लाइक दैट ये हमारा आएगा। हम लोग कहेंगे भाषा विकास के अंतर्गत हम लोग का बहुत सारा जो है चीजें जाननी है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट्स, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट्स, फंक्शनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट्स। लाइक दैट डेवलपमेंट हमारे 4 हो गए। हम लोग कहेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इसके बाद फंक्शनल डेवलपमेंट्स, हम लोग कहेंगे सोशल डेवलपमेंट्स या मोरल डेवलपमेंट्स, फिर हम कहेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स और स्पीच डेवलपमेंट। तो इस तरह से तमाम डेवलपमेंट्स हमें जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन मेजर हमारे डेवलपमेंट्स 4 ही होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं बालक का विकास का सिद्धांत। तो आइए यहाँ बालक के विकास से सिद्धांत के तहत हम लोग देखते हैं कई सिद्धांत हम लोग का मिलेगा। जैसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर बालक के विकास के सिद्धांत, हम लोग कहेंगे बालक के विकास
बालक के विकास के सिद्धांत, बालक के विकास के सिद्धांत। यहाँ पे देखिए बालक के विकास के सिद्धांत के तहत हम लोग कई सिद्धांत यहाँ पर काउंट करेंगे। लाइक दैट हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कुल मिलाकर के 6 से 7 डेवलपमेंट्स हमें मिलेंगे और यहाँ पर हम आपको इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। लाइक दैट जो है आपकी प्रक्रियाएं अच्छी होगी, क्योंकि एक हम कहेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट हमारी एक यूनिट है, वो हमारा जिसे हम कहेंगे कि हमारा बालक का बाल विकास, और दूसरा हम लोग कहेंगे कि इसका हमारा आता है जो है अधिगम का सिद्धांत आता है। लाइक दैट जो है इसके तहत हमारे कई सारी चीजें आती है। पहला देखिए सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत हमारा आता है सिगमंड 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 फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। अब देखिए सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत लाइक दैट हम लोग कहेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत क्या है, तो हम कहेंगे सिगमंड फ्रायड के 2 सिद्धांत है, इसके 2 सिद्धांत है। लाइक दैट जो है दोनों सिद्धांत के तहत हम आपको नामकरण करते हैं। पहला हम लोग कहेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम लोग? मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसे हम लोग बोलते हैं साइको एनालिटिकल थियरी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? साइको एनालिटिकल थियरी। साइको एनालिटिकल, साइको एनालिटिकल थियरी। देखिए ये हमारा इंग्लिश का प्रोसेस है। दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरा हमें मिलेगा मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। अब देखिए मनोलैंगिक सिद्धांत को हम लोग बोलेंगे साइकोसेक्सुअल थियरी। हम लोग क्या बोलेंगे इसे? साइकोसेक्सुअल थियरी, साइकोसेक्सुअल थियरी। अब देखिए ये हमारा हम कहेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। अब हम लोग जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को व्यक्तित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, व्यक्तित्व से लिया गया है हमारा। तो इसका एक और प्रोसेस आता है जो है जिसे हम लोग व्यक्तित्व थियरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व थियरी भी इसे नाम दिया गया, व्यक्तित्व थियरी भी इसे बोला गया। आइए इस तरीके से आपने देख लिया पहला कि सिगमंड फ्रायड का हमारा 2 सिद्धांत हम कहेंगे साइको एनालिटिकल थियरी और साइकोसेक्सुअल थियरी। 2 थियरियां इसने दिया है जो है डेवलप बालक के विकास में। दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरा हमारा सिद्धांत आता है, हम लोग कहेंगे कि दूसरा सिद्धांत आप इसे कम ही जानते होंगे और कम ही लोग इसे पढ़ाते भी हैं। लाइक दैट इसे हम लोग कहते हैं जॉन बॉल्बी का सिद्धांत। जॉन बॉल्बी का सिद्धांत, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं, इसे अलगाव का सिद्धांत कहा जाता है। इसे हम लोग कहेंगे जॉन बॉल्बी का सिद्धांत मीन्स अलगाव, ये लगाव का सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम लोग? लगाव का सिद्धांत, लगाव का सिद्धांत। लगाव का सिद्धांत किसने दिया? हम लोग कहेंगे जॉन सिद्धांत, लाइक दैट जो जॉन बॉल्बी ने दिया। और आइए तीसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। लाइक दैट जीन पियाजे के सिद्धांत को हम लोग जो है बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम लोग क्या बोलते हैं इसे? हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसी को हम लोग जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, या हम कहेंगे चार अवस्था सिद्धांत, चार अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। लाइक कॉग्निटिव थियरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉग्निटिव थियरी से बोला जाता है इंग्लिश में, कॉग्निटिव थियरी। तो इस तरीके से बाल विकास के सिद्धांत में तीन सिद्धांतों का आपने नाम देखा और तीन मनोवैज्ञानिकों के तहत आपने इसका नामकरण किया है। आइए और सिद्धांत हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से और कई सिद्धांत हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा सिद्धांत हम लोग देखते हैं जो है एरिक इरिक्सन का सिद्धांत। चौथा हमारा मिलेगा एरिक इरिक्सन का सिद्धांत, लाइक दैट जो है। आइए हम लोग देखते हैं इरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया। हम लोग कहेंगे एरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत। अब देखिए इसका दूसरा नाम है संपूर्ण जीवन का सिद्धांत। हम कहेंगे संपूर्ण जीवन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। होल लाइफ थियरी, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल लाइफ थियरी। किसने दिया? तो हम कहेंगे एरिक इरिक्सन ने दिया था। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है इरिक्सन के बाद हमारा आता है जो है हम लोग कहेंगे बंडूरा का सिद्धांत। पांचवा हमें मिलेगा बंडूरा का सिद्धांत, लाइक दैट हम कहेंगे इसे अल्बर्ट बंडूरा। पूरा नाम हम इनका देखते हैं तो इनका आएगा अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। आइए इस अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का हम लोग नाम देखते हैं। इसने क्या नाम दिया जो है हम कहें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसने नाम दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आइए छठा सिद्धांत हम लोग देखते हैं। छठा सिद्धांत हमारा क्या है? यहां पर हम कहेंगे छठा सिद्धांत हमारा भाषा का सिद्धांत। छठा हम लोग कहेंगे भाषा विकास का सिद्धांत। लाइक दैट हमें मिलेगा छठा भाषा विकास, लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे चोम्स्की का सिद्धांत, चोम्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है? हम लोग कहेंगे भाषा विकास का सिद्धांत। हमारा आएगा भाषा विकास का सिद्धांत। इसे चोम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। लाइक दैट आइए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं अपना सातवां देखते हैं। सातवां हमारा आता है, सातवां हम लोग कहेंगे लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत। लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत, लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत। नाम इसका है हम लोग कहेंगे लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। इस तरीके से आपने 7 सिद्धांत देखा। और आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है आठवां सिद्धांत हमारा लॉरेंज कोल्हबर्ग का सिद्धांत। आठवां हम लोग कहेंगे लॉरेंस कोल्हबर्ग का सिद्धांत, लॉरेंस कोल्हबर्ग का सिद्धांत।
अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, हम लोग कहेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। नैतिक नैतिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। लाइक दैट इंग्लिश में इसे कहेंगे मोरल थियरी, इसे हम लोग कहते हैं मोरल थियरी। मोरल थियरी किसने दिया, हम लोग कहेंगे कि मोरल थियरी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नौवां अपना, देखते हैं नौवीं थियरी जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग कहेंगे ब्रोन ब्रोन फेन ब्रेनर का ब्रेनर का सिद्धांत लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसे इकोलॉजिकल थियरी, इको इकोलॉजिकल 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 थियरी। देखिए ये हमारा है इकोलॉजिकल थियरी जो है। लाइक दैट जो है हम लास्ट देखेंगे जो है हमारा आएगा जो है लास्ट हमारा एक और थियरी है जिसे हम लोग जो, चलो याद आएगा तो हम इसे बता देंगे। लाइक दैट कुल 9-10 थियरियां हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं हमारा जो थियरी है, इस थियरी के तहत हम लोग का आता है पहली थियरी हम लोग देखते हैं सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। तो आइए एट फर्स्ट हम लोग जो है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत देखते हैं कि हमारा क्या है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत जो है। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि ये जितनी थियरियां हमने दिया है 9-10 थियरियां हैं, 9-10 थियरियों के तहत हमारे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन थियरियों के अलावा अगर जब हमारा अधिगम थियरी आ जाती है तो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट की थियरी हमारी समाप्त होती है। हम लोग कहेंगे कि आधे से आधे क्वेश्चन सीडी के हमारे अधिगम थियरी और विकास थियरी से ही क्वेश्चन आते हैं, और आधे क्वेश्चन हम कहेंगे जो है कि बालक और मदर के तहत हमारे जो है क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, उनके शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास और उनके देखरेख से। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपना पहला सिद्धांत, हम लोग कहते हैं सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। तो देखिए हमारा पॉइंट्स है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। अब देखिए सिगमंड फ्रायड ने दो थियरियां दिया है, दो थियरी दिया इसने, सिगमंड फ्रायड ने दो सिद्धांत दिया। आपको हम ग्राफिकली जो है दिखाते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और याद करने में भी आपको जो है अच्छा होगा। तो आइए यहाँ पर पहला हम लोग देखते हैं इट फर्स्ट, इसका जो पहला सिद्धांत है उस पहले सिद्धांत के तहत हम लोग कहेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम लोग, मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अलावा दूसरा हमने बताया है जो है कि मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। अब देखिए दो सिद्धांत हमें मिले, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत। अब यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिकल थियरी के तहत हम लोग कहेंगे कि इसमें 3 तत्व होते हैं जो है, इसमें कितने तत्व होते हैं, हम कहेंगे 3 तत्व होते हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें होते हैं हमारे, 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं इसमें, 3 तत्व होते हैं। लाइक तीनों तत्व देखिए यहीं पर आपको मिलेगा, हम कहेंगे ईड मिलेगा, ईड, या इसे हम ईदम कहेंगे, ईदम। दूसरा हम लोग कहेंगे ईगो बोलेंगे, ईड, ईगो। अहम बोलते हैं, अहम, अहम। और तीसरा हमें मिलता है सुपर ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो, परा अहम, इसे हम लोग बोलते हैं परा अहम। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे सुपर ईगो को, सुपर ईगो
सुपर ईगो को हम लोग बोलेंगे पराहम, पराहम। अब देखिए ये हमारे 3 एलिमेंट्स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हमें मिलते हैं, 3 एलिमेंट्स मिलते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, या हम कहेंगे इदम, अहम, पराहम। तो इस तरीके से लाइक दैट इसे और एक नाम हम लोग दे सकते हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग अचेतन कहते हैं, अचेतन। लाइक दैट इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रोसेस हमारा अचेतन का होता है, अचेतन का होता है ये प्रोसेस हमारा। आइए इसे हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्रोसेस अचेतन का होगा, अचेतन, अचेतन की अवस्था, अचेतन की अवस्था होती है ये हमारी। लाइक दैट ईगो को हम लोग कहेंगे अर्ध चेतन होता है हमारा, अर्ध, अर्ध चेतन की अवस्था, चेतन की अवस्था, अर्ध चेतन की अवस्था। और तीसरे के तहत हम लोग कहते हैं जो है चेतन की अवस्था, चेतन की अवस्था, चेतन की अवस्था, चेतन की अवस्था। अब इतने पॉइंट्स आप समझ गए होंगे कि हमारा जो प्रोसेस यहाँ पर है वो किससे रिलेटेड है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपको क्लियर हो रहा होगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लाइक दैट हम कहेंगे जिसे अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसे हम लोग जो है अभी क्लासिफाइड कर रहे हैं। आइए इसके बाद हम लोग मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक सिद्धांत को क्लासिफाइड करते हैं जो है। तो इसे हम लोग कहेंगे, इसमें हमें ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हमारी 5 अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है यहाँ पर, 5 स्टेज होते हैं यहाँ पर। ये 5 अवस्था यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आइए हम लोग कहते हैं 5 अवस्था में देखते हैं कौन कौन सी अवस्था हमारी है। देखिए 5 अवस्था यहाँ पर मिलेगी, 5 अवस्था। लाइक दैट पांचों अवस्था आप देखिए कौन कौन सी है, आपको हम दिखाते हैं। लाइक दैट हम लोग का यहीं से हो जाना चाहिए। ये पांचों अवस्था क्वेश्चन हमारा ऑलवेज यहाँ से बनते रहते हैं, इनका प्रोसेस आप देख लीजिए कि हमारे क्या है। हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर आएगा मुखी अवस्था, मुखी, मुखी अवस्था, मुखी अवस्था। दूसरा हम लोग कहेंगे गुदी अवस्था, गुदी अवस्था, गुदी अवस्था। और तीसरा हम लोग कहेंगे फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। आइए हम दिखाते हैं फैलिक स्टेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे फैलिक स्टेज मीन्स हमारा लिंग प्रधान अवस्था। हम लोग कहेंगे लिंग, लिंग प्रधान, लिंग प्रधान अवस्था, अवस्था। और चौथा हमें मिलेगा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था। और लास्ट हमारा 5वां मिलेगा जननेन्द्रिय अवस्था। हम लोग कहेंगे जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय अवस्था, अवस्था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें यहाँ पर 5 अवस्थाएं मिली। लाइक दैट हमारा पहला रहा मुखी अवस्था, दूसरा गुदी अवस्था, तीसरा लिंग प्रधान अवस्था, चौथा रहा लेटेंसी, हमारा लेटेंसी अप्रत्यक्ष, 5वां रहा जेनाइटल अवस्था, 5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो इसका क्लासिफिकेशन रहा वो हमारा हो चुका है कि हमें मनोविश्लेषणात्मक अवस्था हमारी जो है 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और जबकि हम लोग कहेंगे मनोलैंगिक अवस्था में हमारी जो मनोलैंगिक सिद्धांत हमारा, हम लोग कहेंगे 5 अवस्थाओं से मिलकर के बना है। तो आइए इनका हम लोग अलग अलग प्रोसेस देखते हैं। इदम देखते हैं, अहम देखते हैं, पराम देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मुखी अवस्था देखते हैं, गुदी अवस्था देखते हैं। लाइक दैट जो है ये काफी हमारा इजी टॉपिक है। हम कह सकते हैं कि ये आप इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसे भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो है ईड को देखते हैं, जो है अचेतन की अवस्था जो है। देखिए हम लोग कहेंगे ईड, ईड, या इसे हम लोग कहेंगे ईड को हम लोग
कहेंगे इदम इदम इदम, या इसे हम लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा किस रूप में चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर ईड या इदम को हम लोग जो है क्या करते हैं, जो है इसकी विशेषता को देख लेते हैं कि इसका संबंध किससे है। तो आइए हमारा ये फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो प्रोसेस है ईड या इदम में हम लोग कहेंगे अचेतन की अवस्था है, अचेतन की अवस्था है, अचेतन की अवस्था है, इस शिशु के अचेतन की अवस्था है, शिशु के जीवन की प्रथम अवस्था है। हम लोग कहेंगे शिशु के जीवन की, शिशु के जीवन की प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है, अचेतन की अवस्था है। ईद हमारी अचेतन की अवस्था है, शिशु के जीवन की प्रथम अवस्था है। हम लोग कहेंगे कि सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, ये आधारित है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए लाइन हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है हम कहेंगे ज्ञान का सबसे अधिक स्टोरिंग होती है, मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर ज्ञान का सबसे अधिक संग्रहण होता है, ज्ञान का सबसे अधिक ज्ञान का सबसे अधिक संग्रहण होता है, संग्रहण होता है, यहाँ पर ज्ञान का सबसे अधिक संग्रहण होता है। हम लोग कहते हैं जो है कि बहुत सारी क्रियाओं में से जो है सबसे अधिक कार्य अचेतन अवस्था में होते हैं, सबसे अधिक कार्य अधिक कार्य अचेतन अवस्था में होते हैं, अचेतन अवस्था में होते हैं, अचेतन अवस्था में होते हैं, जिसे आदत कहते हैं, जिसे आदत कहते हैं, जिसे आदत कहते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, जो भी आदतन चीजें हो गई है वहां पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बगैर दिमाग लगाए चलते जाते हैं, लाइक दैट वो अचेतन के प्रोसेस में होता है। तो इस तरीके से घर में हमारी 8 घंटे की जो स्लीपिंग है, 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग हमारी अचेतन की हो जाती है जो है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा हमारे वर्क कहाँ होते हैं, सबसे अधिक हमारे जो है जो कार्य है, सोना भी एक कार्य है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे अचेतन की प्रक्रियाएं होती हैं यहाँ पर, ये सुखवादी सिद्धांत है। तो यहाँ पर जीवन की ये प्रथम अवस्था है, ज्ञान का यहाँ पर क्या होता है, भंडार होता है, ज्ञान का भंडार होता है। तो इस तरीके से आपने जो है इदम के प्रक्रिया को देख लिया, और यही हम कहेंगे कि अर्धचेतन की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। क्या बोलेंगे, अर्धचेतन की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि अर्धचेतन की शुरुआत या उत्पत्ति कहाँ से होती है, हम लोग कहेंगे अचेतन से होती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, न कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है दुखवादी सिद्धांत हो, नहीं, यहाँ दुखवादी सिद्धांत से कोई लेना देना ही नहीं होता है। अचेतन की अवस्था हमारी पूर्ण रूप से सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होती है। यहीं पर हमारा सबसे अधिक ज्ञान का भंडारण भी होता है, संग्रहण भी होता है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो अर्ध चेतन की उत्पत्ति होती है वो अचेतन अवस्था से ही होती है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ का प्रोसेस देखते हैं अपना। हम लोग कहेंगे कि दूसरा पॉइंट हमारा आता है जो है अहम का आता है। तो आइए अहम को अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर अहम या हम इसे बोलेंगे ईगो। अब देखिए ईगो का प्रोसेस किससे होगा, हम लोग को मालूम है जो है कि ईगो की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे कि वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है। क्या कहेंगे, ये हमारा वास्तविक
सिद्धांत पर आधारित होती है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित आधारित होती है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है, प्रोटेक्टर होती है, सुरक्षात्मक होती है, सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक, ये सुरक्षात्मक होती है, ये प्रोटेक्ट करती है। हम कहेंगे कि ईगो व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षात्मक होता है, सही गलत का निर्णय करता है। क्या कहेंगे? सही गलत का, सही गलत का, सही गलत का निर्णय करता है, निर्णय करता है, निर्णय करता है, सही गलत का निर्णय करता है। बाद में याद आने वाली चीजें अर्ध चेतन में होती हैं। हम कहेंगे कि कोई चीजें अगर आपको याद है लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड वो याद नहीं आ पा रही है तो चीजें अर्ध चेतन में होती हैं। प्रेजेंट ऑफ माइंड में जो चीजें नहीं चढ़ पाती वो हमारी बाद में आती हैं, तो हम कहेंगे कि बाद में याद आने वाली, बाद में याद आने वाली, बाद में याद आने वाली सूचनाएं, सूचनाएं अर्ध चेतन में होती हैं, अर्ध चेतन में होती हैं, अर्ध चेतन में होती हैं। तो देखिए जो भी सूचनाएं आपको बाद में याद होती हैं वो सूचनाएं हमारी कहाँ होती हैं? अर्ध चेतन में होती हैं। और हम कहेंगे कि हमारा, इसी से हम लोग कहेंगे चेतन की उत्पत्ति केंद्र माना जाता है, इसे हम लोग कहेंगे चेतन का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। चेतन की, चेतन की उत्पत्ति, चेतन की उत्पत्ति, चेतन की उत्पत्ति का केंद्र, केंद्र माना जाता है, माना जाता है, चेतन की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। लाइक दैट जो अहम की बातें हम लोग ने देखा कि यहाँ सही गलत का निर्णय होता है। कुछ चीजें हमें याद हैं लेकिन भूल गई हैं, लेकिन 10-15 मिनट बाद वो हमें पुनः याद आ जाती हैं, तो चीजें हमारे अर्ध चेतन में रहती हैं तभी याद आ जाती हैं। लाइक हम लोग कहेंगे कि हमारे सही गलत का निर्णय अर्ध चेतन द्वारा किया जाता है, क्या सही है और क्या गलत है। इसी के तहत इसे हम लोग कहेंगे सुरक्षात्मक हमारा क्या है जो तत्व है, लाइक लिखा गया है सुरक्षात्मक होती हैं। तो यह एलिमेंट से हमारा क्या होता है? हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो उस अहम की बात आप न जाइए जो है जहां पर व्यक्ति को इंग्लिश वर्ड भी वही देता है, ईगो लिखा गया यहाँ पर। ईगो मीन्स हम कहेंगे कि उसमें एक दूसरे के प्रति या हम कहेंगे सभी के प्रति उसमें भयंकर जो है ईर्ष्या भर गई है, द्वेष भर गया, उसमें अहम हो गया। वो चीजें हमारी यहाँ पर नहीं है। ये कॉन्शियस की बात है, ये चेतन की बात है, नॉन कॉन्शियस की बात है हमारी जो है। तो आइए हम लोग कहेंगे चेतन की उत्पत्ति का केंद्र भी होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो है सुपर ईगो। देखिए सुपर ईगो, सुपर ईगो या इसे हम लोग पराहम बोलते हैं, पराहम, पराहम बोलते हैं सुपर ईगो। आइए देखते हैं सुपर ईगो हमारा क्या होता है। जो है हम कहेंगे सुपर ईगो भी वास्तविक सिद्धांत का पालन करता है, सुखवादी नहीं होता, वास्तविक, वास्तविक सिद्धांत का, वास्तविक सिद्धांत का, वास्तविक सिद्धांत का पालन करता है, वास्तविक सिद्धांत का पालन करता है, वास्तविक सिद्धांत का पालन करता है, सही निर्णय लेता है, सही निर्णय लेता है, सही गलत का नहीं, सही निर्णय लेता है, सही निर्णय लेता है, सही निर्णय लेता है, बुद्धि का परिचायक होता है। हम लोग कहेंगे बुद्धि का, बुद्धि आबली ज्ञान का, ज्ञान का परिचायक होता है, परिचायक, बुद्धि और ज्ञान का परिचायक होता है, परिचायक होता है।
अब देखिए सुपर ईगो की बातें हमारी चल रही है जो है, यहाँ पर हम कहेंगे कि बुद्धि आपने ज्ञान का परिचायक होता है, सही निर्णय लेता है। हम कहेंगे इसकी उत्पत्ति ईगो से होती है, ईगो से होती है, ईगो से होती है, ईगो से होती है। अब इस तरीके का आपने देख लिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका समाप्त हो गया। हम कहेंगे कि यही है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मीन्स कोई व्यक्ति अगर जो है जानबूझकर कोई गलती करता है, अगर जानबूझकर गलती किया तो उसने, हम कहेंगे जो है कि किसकी देन है, ये जो है हमारे कहेंगे ईगो की बात है, या ईट की बात है, या सुपर ईगो की बात है। तो हम लोग कहेंगे अगर जानबूझ के उसने गलती किया है तो हम कहेंगे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, ये ईगो की देन है। ईगो ने सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाया अच्छे से, इसलिए वहां पर जो है क्या हो गई, जो है जानबूझकर गलती हो गई। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ह्यूमन एरर एक बातें आती है। ह्यूमन एरर जो है मीन्स जानते हुए गलत कर देना जो है, तो जानते हुए जो चीजें गलत हो जाती है वो भी हमारा ईगो के ही इस प्रोसेस में आती है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड वो नहीं आ पाया और वो ह्यूमन एरर की प्रोसेस में आ गया। तो देखो नोट पॉइंट में हम लोग कहेंगे, नोट पॉइंट में हमारा हम लोग कहेंगे कि याद मीन्स जानती हुई सूचना को गलत कर देना जो है, जानते हुए सूचना को गलत कर देना, जानते हुए सूचना को गलत कर देना, जानते हुए सूचना को गलत कर देना ह्यूमन एरर होता है। लाइक दैट ये ह्यूमन एरर की बातें हमारा कर देना, हमारा ये बातें आ जाती है जो है कहां से, ईगो में हो जाती है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड ईगो में वो चीजें हमारे जो है क्या कि कुछ देर के लिए थम सी गई और वहां पर हम डिसीजन नहीं ले पाए जो है, लेकिन कुछ समय बाद हमें मालूम होता है कि हमने गलती कर दिया है। तो इस तरीके से आपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का देख लिया। अब आएगा साइकोसेक्सुअल थियरी, हम लोग देखते हैं इसका कि साइकोसेक्सुअल थियरी क्या है जो है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे साइकोसेक्सुअल थियरी का हमारी जो फर्स्ट थियरी है जो है, हम लोग कहेंगे साइकोसेक्सुअल थियरी, साइकोसेक्सुअल थियरी, साइकोसेक्सुअल थियरी। देखिए इस थियरी पर ही जो है सिगमंड फ्रायड को सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक बोला गया। इस थियरी पर ही जो है सिगमंड फ्रायड को सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक कहा गया, मनोवैज्ञानिक कहा गया क्योंकि इसने क्या किया, एक न्यू बॉर्न बेबी में ही कामेच्छा का जो है इसने क्या किया जो है अध्ययन किया। मीन्स उसने बताया जो है कि एक न्यू बॉर्न बेबी भी जो है क्या करता है, कामेच्छा का जो है भाव रखता है जो है। मीन्स जो अज्ञानता में है जो है, अज्ञानता में होते हुए भी कामेच्छा का वो क्या कर रहा है जो है, चाहत कर रहा है जो है। इस तरीके का इनका जो है अध्ययन रहा है, रिसर्च रहा है, इसलिए जो है इन्हें जो है मनोवैज्ञानिकों के जो है समूह में एक गंदा मनोवैज्ञानिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। आइए ये गंदा है नहीं है ये हमारी अलग बातें हुई, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसने जो सिद्धांत दिया जो है वो बेहतरीन है। गंदा भले कहा गया लेकिन आपको लगेगा कि इसने जो भी चीजें कहा है बेहतरीन कहा है, अच्छा कहा है, जो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसने बताया जो है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इसने बताया पहला मुखी अवस्था, इसने बोला मुखी अवस्था
इसने जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी को 5 अवस्थाओं में बांटा है, 5 अवस्थाओं में, जिसमें पहला इसका मुखी अवस्था है। अब मुखी अवस्था के तहत जो है हम लोग कहेंगे कि साइको मीन्स माइंडली तौर पर, मीन्स मेंटली तौर पर वो जो है क्या कर रहा है, मुख के द्वारा जो भी क्रियाएं कर रहा है उसमें जो है सेक्स की कामेच्छा है उसमें जो है। लाइक दैट उसने कहा कि मुखी अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया जो है, इसे 2 उप अवस्थाओं में बांटा इसने जो है। मुखी अवस्था की प्रथम अवस्था को मुखीय चूषण अवस्था, इसने बोला जो है मुखीय चूषण अवस्था, मुखीय चूषण, मुखीय चूषण अवस्था, मुखीय चूषण अवस्था इसने कहा। और दूसरा बोला मुखीय दंशन अवस्था, मुखीय, मुखीय दंशन, दंशन, मुखीय दंशन अवस्था। अब देखिए यहां पर जो है बोला गया ओरल सकिंग स्टेज, ओरल, ओरल सकिंग, सकिंग, ओरल सकिंग स्टेज, ओरल सकिंग स्टेज, ओरल बीटिंग स्टेज, ओरल बीटिंग, ओरल बीटिंग स्टेज। अब देखिए सबका समय काल, टाइम पीरियड इसने लिया, टाइम पीरियड, टाइम, समय काल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। इसने कहा कि जन्म से, इसका जो समय काल है, जन्म से 8 माह, जन्म से 8 माह की प्रक्रिया इसकी रही है। टाइम पीरियड सभी का जानना हमें जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हमें ये आता है, तो इसलिए हमें इसका टाइम पीरियड मस्ट है जानना। तो हम लोग कहेंगे जन्म से 8 माह और 6 से 17 माह मुखीय दंशन, हम लोग कहेंगे 6 से 17 माह। ये देखिए हमारा टाइम पीरियड इसका हम लोग कहेंगे 6 से 17 माह। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया इसका प्रोसेस कि मुखी अवस्था, ओरल स्टेज हमारा जो इसका ओरल स्टेज है, हम लोग कहेंगे ओरल स्टेज को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ओरल स्टेज को, ओरल स्टेज को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक हम लोग कहेंगे ओरल सकिंग स्टेज और दूसरा हम लोग कहेंगे ओरल बीटिंग स्टेज। ओरल सकिंग स्टेज का जो समय काल है जो है हम लोग कहेंगे जन्म से लेकर के 8 माह का होता है, और जबकि हम लोग कहेंगे कि मुखिय दंशन अवस्था ओरल बीटिंग का 6 से 17 माह होता है। तो यहाँ पर इसने साइको सेक्सुअल का क्या प्रोसेस है जो है, यहाँ पर साइको मानसिक, हम कहेंगे मानसिक लैंगिकता का क्या संबंध है। हम कहेंगे कि वो जन्म से 8 माह तक बालक क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है। उस ब्रेस्ट फीडिंग में जो है फ्रॉयड ने बताया कि वो मेंटली रूप से जो है सेक्सुअली तौर पर क्या करता है, सकिंग करता है। तो इस तरीके से इस सकिंग में उसको क्या मिलता है, इसको इंजॉय मिलता है। जो क्या करता है, हम कहें कि मुखीय चूषण अवस्था में बालक को क्या मिलता है, इंजॉय मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसे हम लोग कहेंगे कि इसके तहत शिशु को आनंद की प्राप्ति होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसी आनंद के द्वारा, और इसे वो अपना खेल की प्रक्रिया भी मानता है। इसलिए पेट भर जाने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के तहत मिल्क पीने के बाद भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर हटा छोड़ा दिया जाता है तो अपने थंब को, अपने अंगूठे को या अपने किसी भी शरीर का जो है या कोई भी वस्तु को लेकर के उसे चूसना प्रारंभ कर देता है जो है। मीन्स वो मेंटली तौर पर सेक्सुअली प्रोसेस में इंजॉय कर रहा है जो है, आनंद ले रहा है। तो इस तरीके का प्रक्रिया हमारी आनंद की है। मुख्य चूषण अवस्था जो है वो आनंद प्राप्ति का है जो है। लाइक मुख्य दंशन अवस्था हम लोग कहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग करते करते चाइल्ड क्या करता है, ब्रेस्ट को बीट करने लगता है, काटने लगता है। तो इसका एक काटना जो है, ब्रेस्ट को शिशु का काटना जो है, क्या घृणा से काटता है या स्नेह से काटता है जो है, तो हम कहेंगे कि शिशु इंजॉय, मेन पॉइंट हमारे क्या है, इंजॉय। शिशु वहां पर क्या करता है, इंजॉय के तौर पर काटता है, सकिंग करते करते। मुखी दंशन अवस्था ये भी इसकी आनंददायी प्रक्रिया है जो है, आनंद के लिए काटता है, आनंद, आनंद प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए वो काटता है, आनंद प्राप्ति के लिए काटता है, काटता है। और यहां पर भी हम लोग कहेंगे आनंद प्राप्ति, आनंद प्राप्ति।
अब देखिए ये सब के सब हमारा प्रोसेस कैसा है, आनंद प्राप्ति दोनों का प्रोसेस। ओरल आपने देख लिया कि हमारा मुखी ओरल स्टेज में चाहे वो शकिंग हो चाहे बिटिंग हो, स्नेह में काटता है, काटना उसका स्नेह पूर्वक होता है, न कि घृणा के द्वारा होता है, क्योंकि वो स्नेह के द्वारा वो आनंद की प्रक्रिया को अपनाता है जो है। तो आइए दूसरा हम लोग देखते हैं इसका जो है, हम कहेंगे एनल स्टेज, गुदीय अवस्था। दूसरा हम लोग देखेंगे गुदीय अवस्था, गुदीय अवस्था, गुदीय अवस्था, जिसे हम लोग एनल एनल स्टेज बोलते हैं, एनल स्टेज। अब देखिए इसे भी दो उप अवस्थाओं में, सिगमंड फ्रायड ने इसे भी दो अवस्थाओं में बांटा है जो है। गुदा अवधारण बोला इसने, गुदा अवधारण अवस्था, गुदा अवधारण अवस्था, गुदा अवधारण अवस्था, और दूसरा इसने लिया गुदा निष्कासन अवस्था, गुदा निष्कासन, निष्कासन, गुदा निष्कासन अवस्था। देखिए इसे भी दो उपावस्थाओं में बांटा गया जो है, हम लोग कहेंगे गुदा अवधारण और गुदा निष्कासन। आइए इनका टाइम पीरियड आपको दिखाते हैं। हम लोग कहेंगे 8 माह से 3 वर्ष, हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड इसका मिलेगा। हम लोग कहेंगे 8 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष की अवस्था, 3 वर्ष की अवस्था। और दूसरा हम लोग का मिलेगा, हम लोग कहेंगे इसका जो टाइम पीरियड होगा, हम लोग कहेंगे 1 से लेकर के 4 वर्ष, 4 वर्ष की अवस्था। 2021 के तहत इस अवस्थाओं को भी पूछा गया, टाइम पीरियड पूछा गया अवस्थाओं का, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इनके अवस्थाओं को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, क्रम से आप याद करेंगे और इनके टाइम पीरियड को भी याद करेंगे। एक ही बात पॉइंट से माइंड में रहे कि काम इच्छा की आनंद प्राप्ति का इसका क्या है, ये सिद्धांत है जिसे सिगमंड फ्रायड ने दिया। इसी सिद्धांत के तहत उन्हें जो है सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक उनके वैज्ञानिक वर्ग में बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड हमारा कितना रहा है, 8 से हम लोग कहेंगे 3 वर्ष जो है। तो 8 से 3 वर्ष की प्रक्रिया हमारी गुदा अवधारण की रही। मीन से हम लोग कहेंगे कि जो भी फीसेस को रोकना, यूरिन को रोकना, गुदा अवधारण हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे फीसेस को रोकना, फीसेस, फीसेस को रोकना, फीसेस को रोकना, रोकना, यूरिन को रोकना, हम लोग कहेंगे यूरिन को रोकना, यूरिन को, यूरिन को रोकना। अब इन दोनों का प्रोसेस, दोनों को रोकने से इसको क्या मिलता है जो है, हम कहें कि दोनों को रोकने से इसे आनंद की प्राप्ति होती है। क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती 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 है। अब देखिए ये प्रोसेस हमारा रहा जो है, क्या हम लोग कहेंगे गुदा अवधारण अवस्था में हम लोग कहेंगे फीसेस या स्टूल को रोकना और यूरिन को रोकना ही गुदा अवधारण अवस्था है। तो शिशु जो है 8 माह से 3 वर्ष की अवस्था तक में जो है वो अपने यूरिन और स्टूल को जो है क्या करता है, काफी रोकने की कोशिश करता है जो है, इससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसे गुदा अवधारण अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है, बोला गुदा निष्कासन अवस्था जो है। अब ये गुदा निष्कासन अवस्था हम कहेंगे 1 से लेकर के समय काल कितना है इसका, 4 वर्ष है जो है। इसमें क्या होता है, इसको जो है क्या इसमें भी उसे आनंद प्राप्त होता है, इसमें होता क्या है, हम कहेंगे निष्कासन की बातें होती है। तो अब निष्कासन, निष्कासन देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यूरिन का उत्सर्जन, अगर शिशु एक व्यक्ति के सानिध्य से दूसरे व्यक्ति के सानिध्य में जाता है जो है, तो यूरिन कर देता है जो है। तो यूरिन क्यों करता है जो है, क्या उसके आनंद की प्रक्रिया है या भय के कारण होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 चीजें आती है जो है, यू गुदा निष्कासन अवस्था, गुदा निष्कासन अवस्था में 2 चीजें आती है जो है, हम लोग कहेंगे कि आनंद के तहत भी निकालता है, आनंद आता है उसको यूरिन करने में दूसरे के ऊपर, और दूसरा हम कहेंगे डर, आबलिक भय।
तो देखिए हमारा यहाँ पर दो दो चीजें आता है। गुदा निष्कासन में आनंद भी उसको आनंद के तौर पर भी निकालता है और भय के कारण भी निकालता है। ये दोनों यहाँ पर जो तथ्य हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने गुदा निष्कासन देख लिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों चीजें हमारी जो है हम कहें गुदी अवस्था के अंतर्गत आती हैं जो है। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं जो है फैलिक स्टेज। लाइक दैट तीसरा हम लोग कहेंगे फैलिक स्टेज। तीसरी अवस्था हम लोग को मिलती है फैलिक स्टेज की, मीन्स लिंग प्रधान अवस्था। हम लोग कहेंगे तीसरा हमें मिलेगा लिंग लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था मीन्स हम लोग कहेंगे फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज। अब देखिए इसका जो हमारा टाइम पीरियड होगा, हम लोग इसका टीपी देखते हैं जो है, इसका जो टीपी होगा टाइम पीरियड 3 से 7 वर्ष, 3 से 7 वर्ष होता है, 3 से 7 वर्ष होता है। अब यहाँ पर लिंग प्रधान अवस्था की बातें हमारी आती है जो है, तो हम कहेंगे शिशु अपने लिंग की पहचान करने लगता है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर शिशु अपने लिंग की पहचान करने लगता है। वह समझने लगता है कि वह समझने लगता है कि वह एक विशेष कामुक का व्यक्ति है। ये है देखिए आपका फैलिक स्टेज। लाइक दैट आप समझ गए होंगे कि फैलिक स्टेज क्या होता है। मीन्स हम लोग कहेंगे लिंग प्रधान अवस्था क्या होती है, वो अपने लिंग को पहचानने लगता है। मीन्स वो जानने लगता है कि वह लड़का है कि लड़की है, वह जानने लगता है। हम कहेंगे वह जानने लगता है वह जानने लगता है कि वह लड़का है या लड़की है, तो ये रहा हमारा लिंग प्रधान अवस्था मीन्स फैलिक एसिड जो है फैलिक स्टेज। आइए नेक्स्ट हम लोग चौथा देखते हैं, हम लोग जो अप्रत्यक्ष अवस्था मीन्स हम लोग बोलते हैं लाइटेंसी। इसे हम लोग बोलते हैं लाइटेंसी स्टेज। अब देखिए लाइटेंसी स्टेज का हम लोग देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। मस्ट हमको इसका सभी का टीपी जानना कि इसका टीपी कितना होता है। तो देखते हैं हम लोग इसका टीपी। ये हम लोग का जो टीपी की बातें आती है, हम लोग कहेंगे कि इसका लेटेंसी जो स्टेज है 5 से 12 वर्ष होता है। 5 से 12 वर्ष होता है, 12 वर्ष। देखिए 5 से 12 वर्ष इसका जो है हम कहेंगे टाइम समय काल होता है। इस समय काल में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि बालक क्या करने लगता है जो है समूह के साथ खेलने लगता है, समूह के साथ आनंद प्राप्त करने लगता है, आनंद प्राप्त करने लगता है, आनंद प्राप्त करने लगता है। समूह के साथ वो आनंद प्राप्त करने लगता है। और हम कहेंगे सही अच्छे और गलत कार्यों को भी सीखने और समझने लगता है। अच्छे एवं गलत कार्यों को सीखने एवं जानने लगता है, लगता है।
हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है उसे क्या होता है, दोनों प्रोसेस में आनंद की प्राप्ति होती है। हम कहेंगे दोनों दोनों अवस्थाओं में सही या गलत, दोनों अवस्था सही या गलत जो भी है अवस्था, दोनों अवस्थाओं में आनंद प्राप्ति होती है, आनंद प्राप्त करता है दोनों अवस्था में, चाहे वो सही कार्य हो चाहे आपका वो गलत कार्य हो, सभी में उसको आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा चौथा जो स्टेज रहा जो साइकोसेक्सुअल थियरी का, वो हमारा समाप्त होता है। आइए अब हम लोग पांचवा देखते हैं, जननेंद्रिय अवस्था, जिसे हम लोग बोलेंगे जननेंद्रिय अवस्था। लाइक दैट, इस जननेंद्रिय अवस्था को हम लोग जेनाइटल स्टेज बोलते हैं, जेनाइटल स्टेज। देखिए इस जेनाइटल स्टेज के तहत हम लोग कहेंगे कि इसका जो टीपी होगा समय काल, टीपी इसका जो होगा समय काल, हम लोग कहेंगे 12 से 20 वर्ष होता है, 20 वर्ष होता है, जो है 12 से 20 वर्ष होता है। इसमें बालक बालिकाओं के जो आनंद के स्रोत होते हैं वो बदल जाते हैं, जो है हम कहेंगे कि बालक और बालिका के हम लोग कहेंगे बालक एवं बालिका किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं और इनकी रुचियां बदल जाती हैं, और इनकी रुचियों में काफी परिवर्तन हो जाता है, काफी परिवर्तन हो जाता और इन रुचियों के अनुरूप उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इन रुचियों के अनुरूप उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। जैसी उनकी रुचि होगी उसी रुचि के अनुरूप ही बालक और बालिका का क्या होता है, आनंद प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, लाइक दैट हम लोग कहेंगे साइको एनालिटिकल थियरी और साइको सेक्सुअल थियरी जो है। तो इस तरीके से साइको सेक्सुअल और साइको एनालिटिकल थियरी के तहत जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका यही होगा, अचेतन, अर्धचेतन और हम लोग कहेंगे चेतन के प्रोसेस से होगा। अब उसके हमने विशेषताओं को दिया है आपको। इसके अलावा आपको जो आएगा साइको सेक्सुअल थियरी के तहत आएगा। तो साइको सेक्सुअल थियरी के तहत आपके जो है हम लोग कहेंगे कि इसे 5 उपावस्थाओं में बांटा गया जो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा 5वां अवस्था ओरल स्टेज, एनल स्टेज, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा फाइलिक स्टेज, लैटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। तो इस तरीके का इन सभी का टाइम पीरियड और इनकी विशेषताओं का हम लोग ने अध्ययन किया है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी में से आएगा, आप इन्हें अच्छे से तैयार करिए। लाइक दैट जो है हम लोग जो है अब कल मिलेंगे मिन से या मंडे को मिलेंगे। मंडे को हम लोग फिर अपने 1-2 सिद्धांतों के साथ मिलेंगे और आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।